बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन से रिलेटेड। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमने कैसे निकाला? सबसे पहले बेंजीन के अंदर हमने एलिमेंटल एनालिसिस की। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चला कि बेंजीन के अंदर बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और फिर जब मॉलिक्यूलर मास निकाला बेंजीन का तो वो 78 था। और इसी तरह फिर एम्पेरिकल फार्मूला मास जो था ये बेंजीन का ये 13 था। जब एम्पेरिकल फार्मूला मास बेंजीन का ये 13 था तो इसको जब हमने मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से इसको कंपेयर किया तो पता चला कि ये 6 टाइम था मॉलिक्यूलर मास का। तो इस तरह इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो बेंजीन का वो C6H6 बना। जब ये C6H6 बना तो इससे पता चला कि बेंजीन जो है ये हाईली अनसैचुरेटेड है। अब बेंजीन जब ये हाईली अनसैचुरेटेड है तो इसका जनरल सा स्ट्रक्चर जो था, सबसे पहले जो कैक्यूल ने पेश किया ये स्ट्रक्चर इसका था साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। अब ये जो साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैक्यूल ने इसका पेश किया तो इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड थे जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल थे। अब कैक्यूल ने ये कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक हेक्सागोनल है इसके 4 उन्होंने पॉइंट्स पेश किए। 2 पॉइंट्स जो थे वो रिलेट करते थे साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से और इसके 2 पॉइंट्स जो थे वो रिलेट करते थे इसके अनसैचुरेशन से। अब पहला पॉइंट जो था जो कि कैक्यूल ने इसका पेश किया, उन्होंने ये कहा कि ये जो बेंजीन है जिसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हेक्सागोनल है, जब इसको ट्रीट किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या वो न्यूट्रल है या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जैसे बेंजीन को किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट किया गया तो इसने एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया, तो ये सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था। ये पहला पॉइंट इन्होंने पेश किया। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि अगर हम ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एक और इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करें तो ये 3 तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। अब वो 3 तरह के जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं, एक ये देखें, एक ये आर्थो है, साथ इसके इसी तरह मेटा पोजीशन पर आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट, और इसी तरह तीसरे नंबर पे यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पर आ जाता है। यानी ये जो 2 पॉइंट्स थे ये कंफर्म करते थे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हेक्सागोनल है। यानी ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट 2 हो गया। ये पहले 2 पॉइंट्स ये कंफर्म करते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हेक्सागोनल है। फिर इसी तरह इन्होंने ये कहा कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड को उन्होंने कैसे इंडिकेट किया कि ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन है, इसके अंदर ये 3 डबल बॉन्ड है। अगर हाइड्रोजनेशन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, जब इसे हमने हीट किया तो ये साइक्लोहेक्सेन बना। ये जो पॉइंट था साइक्लोहेक्सेन वाला ये कंफर्म करता था कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हमने उसी तरह ये बेंजीन रिंग है, अगर इसकी हेलोजिनेशन कराई 3Cl2 जैसे कि क्लोरीन यहाँ पर एडजस्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास बन गया। जब ये हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बना तो इससे पता चला कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल है। ये जो 2 पॉइंट्स थे ये बेसिकली कंफर्म करते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर ओजोनोलाइसिस करा दें तो बेंजीन जो है वो 3 मॉलिक्यूल ओजोन के ऐड करता है। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये 3O3, और जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है तो ये बन जाता है C6H6
6H6O9। अब ये जो C6H6O9 है, इसको अगर फर्दर इसकी क्लीवेज कराते हैं तो क्लीवेज के नतीजे में जिंक की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में जब इसकी क्लीवेज होती है तो 3 जो हमारे पास है इसके अंदर यूनिट्स हैं वो ग्लाइऑक्सल के बनते हैं, 3CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब ये जो बेसिकली ओजोनोलाइसिस है, हेलोजिनेशन है या हाइड्रोजिनेशन है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंफर्म करते हैं कि बेंजीन का जो है वो रेगुलर, बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पर। यानी अब तक हमें ये बात समझ में आई रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कि जब भी हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना हो तो सबसे पहले हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, और फिर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास इसका 78 निकलता है, और उससे फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल लेते हैं तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बेसिकली कंफर्म करता है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टीज़ को शो करने में रिलक्टेंस शो करता है, जबकि जो सब्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर ये रिलक्टेंस शो नहीं करता। और फिर सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि बेंजीन का जो सबसे पहले कैक्यूल ने स्ट्रक्चर पेश किया 1865 में, वो साइक्लिक हेक्सागोनल था। साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसने पेश किया और बताया कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू से बता दिया कि साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के उसने जो एविडेंसेस पेश किए वो ये थे कि बेंजीन जो है बेसिकली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है और 3 जो है ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। ये 2 पॉइंट कंफर्म करते थे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हेक्सागोनल है। इसी तरह जो बाकी पॉइंट्स थे जैसे कि ये हाइड्रोजिनेशन वाला, हेलोजिनेशन वाला और ओजोनोलाइसिस वाला, ये पॉइंट कंफर्म करते थे कि जो बेंजीन है इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है और वो अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन से जो कि कैक्यूल फार्मूला में थे। अब जैसा कि ये 2 तरह के जो स्ट्रक्चर हैं ये बेंजीन के पेश किए, बेंजीन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह रिप्रेजेंट कर दें कैक्यूल ने। अब ऑब्जेक्शंस क्या थे? पहला ऑब्जेक्शन ये था कि अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर करेक्ट है तो जब हमने हेलोजिनेशन कराई बेंजीन की, जैसा कि ये देखें ये हमारे पास बेंजीन है, इसके अंदर ये बेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। जब इसकी हेलोजिनेशन कराते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हेलोजिनेशन इधर हो जाए, एक ब्रोमीन इधर आ जाए और एक ब्रोमीन इधर आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास बेंजीन का रिंग है, अब एक हेलोजन इधर अटैच हो जाए और एक हेलोजन इधर अटैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पर है। अगर इसी पॉसिबिलिटी को हम कंसीडर करें तो यहाँ पर 2 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट बनने चाहिए हेलोजिनेशन के बाद। एक प्रोडक्ट वो होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में जहाँ पर दोनों ब्रोमीन उन 2 कार्बन पर हों जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या ये ब्रोमीन उन 2 कार्बन को पर अटैच हो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो। अब ये जो ऑब्जेक्शन था ये बेसिकली कैक्यूल ने कैसे दूर करने की कोशिश की? कैक्यूल ने ये कहा कि बेसिकली जो बेंजीन है इसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल है और ये रेडिली इंटरकन्वर्टेबल है, यानी ये रेडिली इंटरकन्वर्टेबल है। तो ये इन्होंने इसका आंसर पेश किया जैसा कि रेजोनेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्होंने ये कहा कि ये रेडिली इंटरकन्वर्टेबल है। लेकिन हमें ये मालूम है सबको कि ये जो बेसिकली जो इन्होंने पेश किया कैक्यूल ने, इसके बारे में ये जो एविडेंस पेश किया इस ऑब्जेक्शन के बारे में, दिस वाज रॉन्ग, ये दुरुस्त नहीं था। दूसरी बात ये थी कि बेंजीन को अगर हम कंसिडर कर लेते 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है जैसा कि कैक्यूल ने कहा, ये 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है, और जब हमने इसकी हाइड्रोजिनेशन कराई तो हाइड्रोजिनेशन के नतीजे में
यहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन तो बन गया। जब साइक्लोहेक्सेन बना तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो होनी चाहिए थी 358.5, इतनी रिलीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन जो हीट रिलीज़ हुई वो सिर्फ 208 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट रिलीज़ हुई। यानी अब क्वेश्चन ये राइज हुआ 150.5 का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। जब 150.5 का डिफरेंस आया तो ये क्यों आया, ये दूसरा ऑब्जेक्शन था। तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि बेंजीन में अगर 3 डबल बॉन्ड हैं और वो अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल है, बेंजीन में अगर 3 डबल बॉन्ड हैं और वो अल्टरनेट पोजीशन पर अवेलेबल हैं तो साफ ज़ाहिर है इसको एडिशन रिएक्शन शो करने चाहिए। लेकिन बेंजीन जो था ये एडिशन रिएक्शन में रिलक्टेंस शो कर रहा था, यानी जो एडिशन रिएक्शंस थे इसके अंदर ये रिलक्टेंस शो कर रहा था। अब एडिशन रिएक्शंस के अंदर ये रिलक्टेंस शो कर रहा था, यानी अनविलिंगनेस, जबकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनको ये प्रेफर कर रहा था। यानी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनको ये प्रेफर कर रहा था। तो ये एक तीसरा ऑब्जेक्शन था साइंटिस्ट का बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी इन रिएक्शंस को ये प्रेफर कर रहा था। और फोर्थ ऑब्जेक्शन ये था कि बेसिकली कैक्यूल के मुताबिक यहाँ पर जो बेंजीन है इसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। जब सिंगल और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं तो बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बेसिकली डिफरेंट होनी चाहिए। जहाँ पर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ कुछ और होनी चाहिए, कार्बन टू कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ कुछ और होनी चाहिए। हमें जैसा कि मालूम है कि जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 154 पिकोमीटर होती है, और जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 134 पिकोमीटर होती है। लेकिन बेंजीन के केस में ये जो बॉन्ड लेंथ है ये तमाम कार्बन की कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 139 पिकोमीटर है। यानी ये एक और ऑब्जेक्शन था जो कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर में साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया। यानी अब हमें पता चला कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्शंस थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजोनेंस सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था वो उन्होंने ये शो किया कि अगर हम हैलोजिनेशन कराएं थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए बेंजीन में। एक तो वहाँ पर 2 ब्रोमीन अटैच हो जहाँ पर डबल बॉन्ड है, और एक वहाँ पर जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जो कैक्यूल था इस ऑब्जेक्शन के ऊपर ओवरकम न कर सका। उसने ये कहा कि बेसिकली दो जो बेंजीन है ये बेसिकली इसके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो रेडिली इंटर कन्वर्टेबल है और इसके ये दो स्ट्रक्चर हैं। लेकिन ये जो एविडेंस था, ये जो प्रूफ पेश किया, ये बेसिकली रॉन्ग कंसीडर किया गया। दूसरे नंबर पे जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन कराई तो साइक्लोहेक्सेन बना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज जो होनी चाहिए थी अमाउंट वो 358.5 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो रिलीज़ हो रही है 208 किलो जूल पर मोल रिलीज़ हो रही है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्शन अगला था वो ये था कि बेसिकली ये जो बेंजीन है ये एडिशन रिएक्शन इसे शो करने चाहिए अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन में रिलक्टेंस शो कर रहा था। इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इसका ये था कि बेंजीन के अंदर यहाँ पर आप देखें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर है। तो बेंजीन में दो तरह की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, 154 भी और 134 भी। लेकिन जो बेंजीन के अंदर बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर है। ये ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था जो कि कैक्यूल ने पेश किया उसको लोगों ने करेक्ट कंसीडर नहीं किया। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थे बेंजीन के पेश किए। डिवार ने जो है ये पैराबॉन्ड स्ट्रक्चर पेश किया। अब पैराबॉन्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसके अंदर एक बॉन्ड ऐसा है जो कि पैरा पोजीशन पर है, तो ये पैराबॉन्ड स्ट्रक्चर है जो कि डिवार ने पेश किया।
यानी इसके मुताबिक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह क्लास ने 3 पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर पेश किया। 3 पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक ये पैरा बॉन्ड, एक ये पैरा बॉन्ड और थर्ड ये पैरा बॉन्ड। ये 3 पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर है जो कि क्लास ने पेश किया। और इसी तरह आर्मस्ट्रॉन्ग ने और बायर ने ये बेसिकली इन्होंने एक और स्ट्रक्चर पेश किया जिसके मुताबिक ये था कि ये सेंट्रिक फार्मूला इन्होंने पेश किया। सेंट्रिक फार्मूला का मतलब ये था कि जो फोर्थ वैलेंसी होती है ईच कार्बन एटम की इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। किस तरह? जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास है बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसकी जो फोर्थ वैलेंसी है दिस इज ए कंसंट्रेट टुवर्ड्स द सेंटर। ये देखें, ये सेंटर की तरफ कंसंट्रेट कर रही है। तो ये जो फार्मूला था ये सेंट्रिक फार्मूला था, यानी इसका मतलब ये था, ये आर्मस्ट्रॉन्ग और बायर ने पेश किया। आर्मस्ट्रॉन्ग और बायर के मुताबिक जो फोर्थ वैलेंसी होती है कार्बन की दिस इज ए कंसंट्रेट टुवर्ड्स द सेंटर, यानी इसको हम कंसंट्रेट करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए इसे सेंट्रिक फार्मूला का नाम दिया। इसी तरह थिलन ने भी बेसिकली जो स्ट्रक्चर पेश किया वो बिल्कुल कैक्यूल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। थिलन के मुताबिक ये था कि 3 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है और डबल बॉन्ड पर एक्सीलेंस का इसने स्ट्रक्चर पेश किया। थिलन ने डबल बॉन्ड पर एक्सीलेंस का स्ट्रक्चर पेश किया, यानी इसके मुताबिक 3 डबल बॉन्ड हैं जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर है। और ये जो स्ट्रक्चर था ये थिलन ने पेश किया और इसे बेसिकली डबल बॉन्ड पर एक्सीलेंस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। यानी थिलन ने डबल बॉन्ड पर एक्सीलेंस का स्ट्रक्चर पेश किया। तो ये डिफरेंट है, साइंटिस्ट ने डिफरेंट बेंजीन के स्ट्रक्चर पेश किए, लेकिन इन सब के अंदर से जो सबसे अहम स्ट्रक्चर था, बेसिकली बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में जो सबसे अहम किरदार था वो बेसिकली यहाँ पर 2 मेथड्स हैं जिनकी बेस पर बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि मॉडर्न थ्योरीज हैं रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। उनमें एक थ्योरी जो है वो रेजोनेंस मेथड है और जबकि दूसरी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये 2 थ्योरीज हैं जो कि मॉडर्न थ्योरीज हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसके अंदर पहला जो मेथड है जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है वो रेजोनेंस मेथड है और दूसरी थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। पहले हम पहली थ्योरी के मुताबिक बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेंजीन के ये कुछ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखें, ये 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पर, तो इसके जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस के अंदर ये पढ़े, ये 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो हैं ये बेसिकली बेंजीन के पॉसिबल होते हैं, जिनको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के। अब ये जो पहले 2 स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि आप लोग को मैंने पहले बताया हुआ है, ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं। और ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं ये वाले, ये डिवेयर के स्ट्रक्चर हैं। अब ये जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये माइनर कंट्रीब्यूशन है। और बेसिकली जो बेंजीन के स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है कैक्यूल की, ये मेजर कंट्रीब्यूशन है। और जबकि डिवेयर के स्ट्रक्चर की जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनर है, जैसा कि आप लोग को पहले भी मालूम है। अगर इसे आप देखें, अब ये मेजर कंट्रीब्यूशन क्यों कंसिडर की जाती है और ये माइनर क्यों कंसिडर की जाती है, इसके अंदर पहले नंबर पे तो आपको ये गौर करना होगा, इसकी जो परसेंट कंट्रीब्यूशन है वो 39% है।
इसकी कंट्रीब्यूशन भी 39% है और इसकी जो कंट्रीब्यूशन है ये 7.3% है और ये कंट्रीब्यूशन भी 7.3% है और ये कंट्रीब्यूशन भी 7.3% है। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि ये परसेंट कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो परसेंट कंट्रीब्यूशन में डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर आप ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये देखें यहाँ से इसी को कंसिडर करें 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो एडजेसेंट एटम्स के दरमियान है, जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो एडजेसेंट एटम के दरमियान नहीं है। अब जैसा कि आप लोग को सबको मालूम है, मैंने आप लोग को बेटा समझाने की कोशिश की कि रेजोनेंस थ्योरी के मुताबिक ये बेंजीन के 5 तरह के स्ट्रक्चर थे, 1 2 3 4 एंड 5। ये पहले 2 स्ट्रक्चर जो थे ये कैक्यूल ने पेश किए और ये 3 स्ट्रक्चर जो थे ये डिवेयर के स्ट्रक्चर हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर हैं, पहले 2 जो कि कैक्यूल ने पेश किए, इनकी कंट्रीब्यूशन मेजर है, डिवेयर की कंट्रीब्यूशन माइनर है। वो माइनर क्यों थी? क्योंकि बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखें ये जो बॉन्ड लेंथ है 1 2 के दरमियान, 3 4 के दरमियान, 5 6 के दरमियान, या 1 6 के दरमियान, 2 5 के दरमियान और 2 3 के दरमियान और 4 5 के दरमियान, ये एडजेसेंट एटम्स के दरमियान है। जबकि यहाँ पर अगर आप डिवेयर के स्ट्रक्चर में देखें, एक बॉन्ड लेंथ ये 6 3 के दरमियान, दूसरी ये 2 5 के दरमियान और तीसरी ये 1 4 के दरमियान। ये ऐसी बॉन्ड लेंथ है जो कि एडजेसेंट एटम के दरमियान नहीं है। यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होती है और स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है। मोरओवर ये जो मेथड है, इस मेथड के मुताबिक जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन की तरफ जो है 78% कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों, और जो डिवेयर के स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली 21% जो है 21.9% जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स डिटर्मिनेशन। अब बात रही दूसरी थ्योरी, पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न थ्योरीज़ हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक रेजोनेंस मेथड है और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसके मुताबिक क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो बेंजीन के स्ट्रक्चर को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करती है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हमें ये मालूम है कि जो बेंजीन है ये हमारे पास C6H6 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कार्बन की कन्फिग्रेशन अगर लिखें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हम लिख देते हैं 1s2 2s2, इसी तरह 2px1 2py1 और 2pz0, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसी कार्बन की। इसी तरह जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका 2s ऑर्बिटल से वेकेंट pz ऑर्बिटल में चला जाता है और ये कुछ इस तरह बन जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब होता क्या है बेंजीन के अंदर, बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें जो कि कैक्यूल ने पेश किया था, जिसके मुताबिक बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक हेक्सागोनल है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। अगर इसी स्ट्रक्चर को कंसिडरेशन में रखते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी इसका मतलब ये है कि जब तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इनमें एक कार्बन पर एक ऐसा p ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी को कुछ हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये जो एक्साइटेड स्टेट की कन्फिग्रेशन है, इसमें एक 1s और 2p के ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और 3 इसके अंदर जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं और ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। यानी बेसिकली कार्बन के अंदर ये 3 जो ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं और ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब क्या होता है कि एक कार्बन पर 3 है p ऑर्बिटल हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड है और बाकी जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑर्बिटल इस पे अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी बात को कुछ हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये देखें, ये कार्बन 1, ये कार्बन नंबर 2 लगा दें और इसी तरह ये कार्बन नंबर 3 लगा दिया और इसके साथ ही यहाँ पर ये कार्बन नंबर 4, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6। अब एक कार्बन पर 3 p ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक ये बना दिया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा इस पर ये बना दिया और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। अब क्या हुआ ये देखें, ये ओवरलैपिंग होगी इधर, ये जो ओवरलैपिंग है ये sp2 ओवरलैपिंग है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक इस तरफ आ गई और तीसरा ऑर्बिटल ये हमारे पास आ। अब ये इधर ओवरलैप कर जाएगा, ये भी sp2 ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है और ये इस तरफ आ जाए। ये इसका देखें इस तरफ ऑर्बिटल, ये इधर से ओवरलैपिंग होगी, ये भी sp2 ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड है। अब इसी तरह एक ये ऑर्बिटल आ गया, ये देखें ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये भी sp2 ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, एक ही इस तरफ और इसी तरह ये देखें। अब ये इधर ओवरलैप कर जाएगा, ये भी sp2 ओवरलैपिंग है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये इधर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये भी sp2 ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और एक ये जो ऑर्बिटल इधर आ जाएगी। अब एक कार्बन पर जैसा कि हमें मालूम है एक ही हाइड्रोजन है, ये sp2s ओवरलैपिंग हो जाएगी और इसके नतीजे में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। एक इधर हाइड्रोजन ओवरलैप कर जाएगा, सिमिलर वे में उसी तरह ये भी sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक इधर ओवरलैप कर जाएगा, sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। ये देखें ऐसे, इधर भी sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये भी ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल सेम वे में, sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और एक इधर ये sp2s ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें, इसको आप इस लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैंने पहले लगा दी, जो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें ये इस तरह, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसी तरह जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है,
अब बेंजीन के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इसकी साइक्लिक हेक्सागोनल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूजिंग द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इसके ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये बेसिकली ऐसे 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। उनमें से 3 ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 3 ऑर्बिटल जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इसी पॉइंट को कुछ हम यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन का साइक्लिक हेक्सागोनल फॉर्म है जिसके अंदर ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। अब इन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो कि लो एनर्जी पे होंगे। सबसे नीचे यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये हमारे पास है ये पाई 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर कोई एडिशनल नोड नहीं है। यहाँ पर हम इसको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पाई 1 हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब इसी तरह जब हम पाई 2 और पाई 3 की बात करते हैं तो पाई 2 और पाई 3 ये हम सेम एनर्जी पर बनाते हैं। सेम एनर्जी पर इसलिए बनाएंगे क्योंकि इनमें एक एक एडिशनल नोड है। ये नोड लगा दी मैंने। नोड वो प्लेस होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद नहीं होता। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर ऊपर आ गया या ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नीचे आ गया, ये नोड बना दी। इसी तरह इसी के बिल्कुल पैरेलल इसी के सामने ये पाई 3 बना देते हैं। अब डिफरेंस क्या आएगा, इसमें नोड हॉरिजॉन्टल थी और इसमें ये वर्टिकल आ जाए। ये यहाँ पर उसी तरह नोड है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ये बेसिकली पाई 2 है और ये पाई 3 है। तो ये 3 हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं जो कि लो एनर्जी पर है। इसी तरह 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस एरो साइन से ऊपर बनेंगे। अब उनको कुछ हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, इसको चाहे पाई स्टार 1 नाम दे लें, पाई स्टार 2 दे लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर 2 नोड्स आ जाएंगे, एक ये देखें ये वाली नोड आ जाएगी और एक ये वर्टिकल नोड आ जाएगी। और ये बाकी उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको हम उसी तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई स्टार 2 से और अपनी आसानी की खातिर और बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पर सेम वे से हम ये नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखें ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे और ये इस तरफ और ये इस तरफ, और ये रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई स्टार 1 से। और इसी तरह सबसे हाई एनर्जी पर सेम वे में ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर आप देखें 3 नोड्स आ जाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हर प्लेस के ऊपर यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ये थोड़ा सा इसको मिस्टेकनली इस तरह बन गया, इसे हम दोबारा बनाते हैं। ये देखिए साइड पे बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 नोड्स को। ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। ख्याल ये करना कि इन पोजीशंस को वेकेंट छोड़ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये हमारे पास है
पाई स्टार 3। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये पिक्चर को देखें यहाँ से कि ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनकी ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग के नतीजे में 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, पाई 1, पाई 2, पाई 3। और 3 जो है इसके अंदर आप कह सकते हैं हाई एनर्जी पर जो पहुंच गए वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ये पाई स्टार 2, ये पाई स्टार 1 और ये पाई स्टार 3। अब बेंजीन में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर, और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा। अब इसी बात को कुछ ये यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, सेम वे में जैसा कि मैंने पहले रिप्रेजेंट किया। ये यहाँ पर ये बेसिकली पी ऑर्बिटल है, अब ये जो पी ऑर्बिटल इसके पास 2 चांस है, ये इधर भी ओवरलैप कर सकता है और इस तरफ भी, ये इधर भी ओवरलैप कर सकता है और इस तरफ, ये इधर भी ओवरलैप कर सकते हो और इधर ही, ये देखें सेम वे में। और इसी वजह से इसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, आइदर इट लाई अबव आर बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इसको कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट है ये इधर रिप्रेजेंट की जाती है या इस तरफ रिप्रेजेंट की जाती है। ये वाला जो है इसका अपर लोब है, और इसी तरह ये वाला जो इसका लोब है ये लोअर लोब है। ये इसका लोब जो है ये लोअर लोब है, और ये बेसिकली डीलोकलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये सारी चीज़ें जहाँ से मैंने आप लोग को पढ़ाई हैं, ये जो बुक आप लोग को मैंने बताई हुई है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है पेज नंबर 183 पर है। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया आप लोग को पढ़ाना, जिसके अंदर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बताया, जिसके अंदर आपको ये बात समझाने की कोशिश की गई कि जो एलिमेंटल एनालिसिस है और डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मैच शोज दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन है C6H6। इसी के बेस पर मैंने आपको बताया कि ये सुजेस्ट करता है कि हाईली अनसेचुरेटेड है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्वाइट डिफरेंट है देन दैट ऑफ ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता, और इसी तरह KMnO4 का जो पर्पल कलर है उसे डिस्चार्ज नहीं करता। यही बातें फिर मैंने आपको इसके अंदर एविडेंसेस बताए साइक्लिक स्ट्रक्चर के। पहला देखिए ये हाइड्रोजनेशन वाला है कि जिससे पता चलता है इनमें 3 डबल बॉन्ड है। दूसरे नंबर पे ये देखें बेंजीन जो है 3 मॉलिक्यूल मोल जो है वो हेलोजन के ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और तीसरा एविडेंस जो था कि ओजोनोलाइसिस, ओजोन के 3 जो है ये बेसिकली मॉलिक्यूल के साथ एक बेंजीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, मोनोओजोनाइड बनाता है और फिर ग्लाइऑक्सल बन जाता है। और फिर इसी तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको मैंने यहाँ पर जो डिस्कस कराया, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली हेलोजिनेशन थी। हेलोजिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये देखें बेंजीन की हेलोजिनेशन कराई, इसने एक ये बेसिकली रिप्रेजेंट किया एडिशन हेलोजेंस की बात की, वो मैंने पीछे आपको बता दिया। और लेकिन इसके साथ फिर जब इसके साइक्लिक हेक्सागोनल की बात की थी, एक तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटर प्रोडक्ट है और फिर 3 डाई सब्स्टिट्यूटर प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं बनाए हुए, वो मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का, जैसा कि कैक्यूल ने ये 1865 के अंदर पेश किया, ये 2 तरह के इसके स्ट्रक्चर्स थे जो कि कैक्यूल के इन्होंने पेश किए, कैक्यूल ने पेश किए। एक ये बेंजीन का ये वाला स्ट्रक्चर था और एक ये इसकी ये वाली फॉर्म थी। इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दी है इस तरह। अब पहला इसके अंदर जो ड्रॉबैक था वो ये था कि अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर हम करेक्ट कंसिडर कर लें तो इसे 2 तरह के हेलोजिनेशन के नतीजे में 2 तरह के प्रोडक्ट देने चाहिए सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर ब्रोमीन उन 2 कार्बन पर अटैच हो जहाँ पर डबल बॉन्ड है, और एक वो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हकीकत में इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो बेंजीन इसका जवाब जो था कैक्यूल ने प्रपोज किया कि 2 फॉर्म है बेंजीन की,
जो स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम रेडिली इंटरकन्वर्टेबल है जैसे कि रिप्रेजेंट किया। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि ये जो प्रपोजल थी ये दुरुस्त नहीं थी। और फिर इसी तरह अगला ऑब्जेक्शन ये था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो 358.5 थी, जो कि एक्सपेक्टेड थी। लेकिन एक्चुअली ये जो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो हमारे पास टोटल जो थी वो यहाँ पर 208 किलो जूल पर मोल थी, ये बात। और तीसरी बात इसके अंदर ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी थी। ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी क्यों आई इसकी रीज़न का नहीं पता था, और ये जो बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस था। फिर आपको इसके अंदर मैंने बताया कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्ट्रक्चर पेश किए। ये 1 पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये 3 पैरा बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये एक कंसनट्रिक फार्मूला है जिसके अंदर जो वो 4th वैलेंसी है कार्बन की इज कंसनट्रिक टूवर्ड्स द सेंटर, और ये थीलल का बेसिकली डबल बॉन्ड पर एक्सीलेंस स्ट्रक्चर है। मॉडर्न थ्योरीज में मैंने आपको रेजोनेंस मेथड की मदद से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रेजोनेंस मेथड के अंदर यही बात आप लोग को समझाने की कोशिश की गई यहाँ पर कि इसके अंदर बेसिकली 2 जो स्ट्रक्चर थे यहाँ पर, ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर थे, और ये 3 जो थे ये डिवेयर के स्ट्रक्चर थे। कैक्यूल के स्ट्रक्चर की मेजर कंट्रीब्यूशन थी और इसकी माइनर कंट्रीब्यूशन थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के मुताबिक उसी तरह आप लोग को ये समझाने की कोशिश की गई कि ये देखें, ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये π1, π2, π3, और इसी तरह π*2, π*1 और π*3। डिफरेंस क्या था? एनर्जी इंक्रीज होने के साथ। क्यों इंक्रीज हो रही थी? जैसे नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो रही थी, एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। इसके बाद एंड पे ये बात समझाने की कोशिश की, ये 6p ऑर्बिटल जो थे इनकी ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल जो है इसने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट बना दी। ये अपर लोब है और ये लोअर लोब है। ये मुकम्मल लेक्चर है रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।